ऑफ लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट हमने स्टडी किया था लास्ट टाइम, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो अब उसी से रिलेटेड हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन? तो दैट इज द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है दैट, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो ये क्या डिटरमाइन करता है? तो इट डिटरमाइंस व्हाट परसेंट ऑफ डेटा इज लीनियर। तो आपको जो भी गिवन डेटा है तो उसके अंदर कितनी लिनियरिटी है, क्या मतलब वो जो पॉइंट्स हैं वो एक लाइन के कितने क्लोज है। अगर पॉइंट्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के ज्यादा क्लोज होंगे तो इसका मतलब होगा डेटा में लिनियरिटी ज्यादा है। और अगर पॉइंट्स जो है, जो भी आप रिग्रेशन लाइन, जो बेस्ट रिग्रेशन लाइन आप उस पर फिट कर रहे हैं, अगर पॉइंट्स का उससे जो स्प्रेड है वो ज्यादा है तो इसका मतलब है कि डेटा में लिनियरिटी कम है। और अगर सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके रिग्रेशन लाइन पर मौजूद होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, डेटा जो है वो परफेक्टली लीनियर है, उसकी जो लीनियरिटी है वो 100% है। तो डेटा में कितनी लीनियरिटी है, डेटा कितना लीनियर है, डेटा डेटा पॉइंट्स जो हैं वो रिग्रेशन लाइन से उनका जो स्प्रेड है वो ज्यादा है या कम है। अगर कम होगा तो लीनियरिटी ज्यादा होगी, और अगर ज्यादा स्प्रेड होगा तो लीनियरिटी कम होगी। ठीक है ना। जैसे ये आपके पास जो ये डायग्राम, ये जो आपको दिखाई जा रही है, तो इसमें जो फर्स्ट डायग्राम है जिसका R.5 है, तो इसमें अगर आप एक स्ट्रेट लाइन फिट करेंगे तो उसकी जो लिनियरिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि डेटा में लीनियर लाइन से स्प्रेड ज्यादा है। जबकि सेकंड फिगर में भी जो है स्प्रेड है लेकिन वो कम है। जो इस पर आप रिग्रेशन लाइन फिट कर रहे हैं तो ये जो डेटा पॉइंट्स होंगे उसके क्लोज होंगे। तो यहाँ पे डेटा आपका परफेक्टली लीनियर तो नहीं है, लेकिन वो फर्स्ट फिगर के मुकाबले में ज्यादा लीनियर है। इसका जो लास्ट फिगर है जिसपे आपके पास रिलेशनशिप परफेक्टली पॉजिटिव लीनियर है, तो इसपे सारे डेटा पॉइंट्स आपके रिग्रेशन लाइन पर लाई करेंगे तो यहाँ पे जो डेटा है वो परफेक्टली लीनियर है। तो अब डेटा जो है कितने परसेंट लीनियर है, डेटा में कितनी लिनियरिटी है, तो ये हम डिटरमाइन करते हैं बाय स्क्वायरिंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसको हम फिर कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, बिकॉज इट डिटरमाइंस the percentage of linearity in your data. It determines कि what percent of data is linear या what percent of data is explained by regression line. तो जो रिग्रेशन लाइन है जिसकी मदद से हम ये डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो डेटा है उसमें कितनी लिनियरिटी है। तो जो रिग्रेशन लाइन है, अगर डेटा उसके क्लोज है तो उसमें लिनियरिटी ज्यादा है। तो व्हाट परसेंट ऑफ डेटा इज एक्सप्लेन बाय रिग्रेशन लाइन, तो इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और इसको हम फाइंड आउट करते हैं बाय स्क्वायरिंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो क्योंकि जो आर है आपको पता है इसकी जो वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, वो बिटवीन -1 and 1 होती है, क्योंकि इसमें नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप भी है और पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप भी है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर इसकी जो वैल्यूज होंगी वो कैन नॉट बी नेगेटिव, चाहे आपका डेटा नेगेटिव लीनियर हो या पॉजिटिव लीनियर हो। हम ये डिफाइन करना चाहते हैं उस डेटा कितना लीनियर है, उसमें लीनियरिटी कितनी परसेंट है। तो जो आर स्क्वायर है इसकी वैल्यू जो होगी बिटवीन 0 and 1 होगी। ठीक है, तो अगर आर स्क्वायर यानी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 1 है तो इसका मतलब क्या है कि जो 100% डेटा है वो लीनियर है, या जो रिग्रेशन लाइन है उसके ऊपर सारे पॉइंट्स लाई करेंगे और जो 100% डेटा है दैट इज एक्सप्लेन बाय योर रिग्रेशन लाइन। ठीक है, तो अगर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 1 है तो आपका जो भी डेटा है उसमें 100% लीनियरिटी, वो परफेक्टली लीनियर है। वो परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर भी हो सकता है और परफेक्ट नेगेटिव लीनियर भी हो सकता है, लेकिन वो परफेक्टली लीनियर है। और अगर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो लीनियरिटी इन योर डेटा, नो डेटा इज लीनियर और नो डेटा इज एक्सप्लेन बाय रिग्रेशन लाइन। फिर आपका जो डेटा है वो परफेक्टली नॉन लीनियर है, उसकी लीनियरिटी 0 है। लेकिन जनरली ये तो दो एक्सट्रीम आपके पास केसेस हैं। तो जनरली जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की जो वैल्यू होगी वो बिटवीन 0 and 1 होगी, तो फिर उस हिसाब से हम अपनी जो लिनियरिटी है उसको हम डिटरमाइन जो है कर सकते हैं। तो सिंपली जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है उसमें उसका अगर आप स्क्वायर ले लेंगे तो ये स्क्वायर रूट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जैसे ये वही फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, लेकिन जैसे इसमें स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका बेसिक फार्मूला है। और ये आपके सर हम आर स्क्वायर से फाइंड क्या कर रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारे डेटा में कितनी लिनियरिटी है, डेटा जो है कितने परसेंट लीनियर है। अगर वो एक सारे डेटा पॉइंट्स स्ट्रेट रिग्रेशन लाइन पर होंगे तो वो परफेक्टली लीनियर होगा,
लेकिन अगर कुछ डेटा पॉइंट्स जो हैं उनका स्प्रेड होगा रिग्रेशन लाइन से, तो फिर डेटा की लीनियरिटी कम हो जाएगी 100% से। अब वो कितने परसेंट लीनियर है, या जो रिग्रेशन लाइन है वो कितने परसेंट डेटा को एक्सप्लेन कर रही है, तो वो हम मालूम करते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से, ठीक है। तो अब जैसे अब ये क्वेश्चन जो है हम इसका करते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि इसमें आपके पास सेल्स हैं और नंबर ऑफ सेक्शन है। तो आपके पास एक स्टैटिस्टिक्स की बुक है, उसकी सेल है, और जो आपके जो भी एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स के सेक्शन ऑफर हो रहे हैं वो एक दूसरा वेरिएबल है। तो इन दोनों के दरमियान जो है रिलेशनशिप है कि ज़्यादा नंबर ऑफ सेक्शंस ऑफर होंगे स्टैटिस्टिक्स के, तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स की बुक्स हैं वो स्टोर पर सेल होंगी। तो इसमें जो आपके पास सेल्स हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ स्टैटिस्टिक्स सेक्शंस के ऊपर। नंबर ऑफ सेक्शंस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये आपको जो है डेटा इसमें गिवन है। एक्स जो है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर ऑफ सेक्शंस है, और वाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स बुक्स हैं। तो आप खुद ये डिटरमिन करते हैं कि लॉजिकल रिलेशनशिप देखते हुए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन है, कौन एक्स है, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, कौन वाई है। तो अब डेवलप द एस्टिमेटिंग इक्वेशन दैट बेस्ट फिट्स द डेटा। तो जो बेस्ट फिटिंग रिग्रेशन लाइन है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें मालूम है कि जो बेस्ट रिग्रेशन लाइन होती है उसको हम लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया की मदद से फाइंड आउट करते हैं। लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया ये कहता है कि जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर होगा आपके पास, दैट विल बी लीस्ट। तो जिस रिग्रेशन लाइन के लिए जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर आप कम से कम होगा, तो वो आपकी रिग्रेशन लाइन जो होगी वो बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन होगी। तो ये हमारे पास जो है एस्टिमेटिंग रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन है। वाई कैप आपके पास जो है ये वाई की वो वैल्यूज हैं जो आप अपनी रिग्रेशन लाइन से एस्टिमेट करते हैं, जबकि जो गिवन वाई की वैल्यूज होती हैं उनको हम जस्ट वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वाई इसमें सेल्स है, एक्स नंबर ऑफ सेक्शन है। अब आपको पता है कि इसमें ए वाई इंटरसेप्ट है और बी स्लोप है। अब स्लोप किस तरह निकालते हैं? स्लोप निकालने का फार्मूला ये है, समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार होल डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। एन टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स आपको गिवन है वो आपके पास 12 हैं। तो ये जो x और y की वैल्यूज हैं ये हमें गिवन है, तो ये हमने कॉलम्स बना लिए जो हमें रिक्वायर हैं। x और y का कॉलम है, x और y की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके कॉलम बनेगा, जैसे x 3 है और y 33 है। 3 को 33 से मल्टीप्लाई किया तो x y आपके पास 99 आ गया, ठीक है। इस तरह एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स की वैल्यूज का स्क्वायर है, वाई स्क्वायर वाई की वैल्यूज का स्क्वायर है। तो ये हमने कॉलम्स बना लिए। फिर हमने नीचे इनके सम्स भी कैलकुलेट कर लिए, सम ऑफ एक्स, सम ऑफ समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स इनटू वाई, और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो हम एक्स की वैल्यू की मीन वैल्यू, एक्स की मीन वैल्यू निकालते हैं। तो ये किसके बराबर होता है? समेशन एक्स होल डिवाइडेड बाय एन। तो समेशन एक्स आपके पास 123 है और एन 12 है, तो इसकी मदद से आपने कैलकुलेट कर लिया। इसका जो मीन वैल्यू ऑफ वाई है वो समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन है। समेशन वाई आपके पास 621 है, तो इससे कैलकुलेट कर लिया। तो ये जो रिग्रेशन लाइन का स्लोप है बी, इसके अंदर हमने ये वैल्यूज पुट कर दी हैं। ऊपर से समेशन एक्स वाई है 6833, बाकी वैल्यूज रखी। तो ये हमारे पास जो है इसका स्लोप आ गया। तो स्लोप पॉजिटिव है, तो हम लॉजिकली यही एक्सपेक्ट करेंगे कि स्लोप पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जब एक्स इंक्रीज होता है तो वाई इंक्रीज होता है। तो यानी जब नंबर ऑफ सेक्शंस ज्यादा ऑफर होंगे तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स की बुक्स की सेल भी ज्यादा होगी। तो इसमें पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है, इसलिए स्लोप आपके पास पॉजिटिव है। फिर हम जो है वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं, तो वो किस तरह आता है? मीन वैल्यू ऑफ वाई माइनस बी इनटू मीन वैल्यू ऑफ एक्स इस फॉर्मूले से। तो ऊपर हमने वाई बार और एक्स बार कैलकुलेट किया, बी हमने यहाँ से फाइंड आउट किया। इसको पुट करके हमने जो ए निकाल लिया, तो ये जो हमारी रिग्रेशन लाइन थी वाई कैप ए प्लस बी एक्स, तो इसमें हमने ए की वैल्यू पुट कर दी है 21.83 है, और स्लोप बी की वैल्यू रख दी। ये हमारी रिग्रेशन लाइन आ गई, ठीक है ना। तो ये तो हमारा पार्ट ए हो गया। अच्छा, अब इसमें हमने कैलकुलेट द सैंपल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड द सैंपल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालें, दैट इज द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो स्क्वायर होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट का, उसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें कोरिलेशन। सर मैं ये बोला कि इन दोनों में फर्क क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो आपको एक तो ये बताता है कि आपकी जो लीनियर रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, और उसकी स्ट्रेंथ आपके पास क्या है।
मतलब वो वीक है, वेरी वीक है, स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग है, ठीक है, वो डिग्री बता देता है आपको। अच्छा, और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपको ये बताता है कि कितने % डेटा लीनियर है, ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अगर आपके पास लेट्स से वो 0.2 है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वेरी वीक पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। 0.2 का अगर आप स्क्वायर कर लेंगे और इसको आप परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो जस्ट 0.2 का स्क्वायर अगर आप करेंगे 0.04 आएगा आपके पास। तो परसेंटेज में लिखेंगे तो जस्ट आपके पास जो 4% डेटा होगा ना वो लीनियर होगा, ठीक है। सर तो अगर परफेक्टली लिनियर या परफेक्टली परफेक्टली पॉजिटिव या नेगेटिव लिनियर है तो फिर इसकी परसेंटेज भी 100 ही आएगी। उसकी परसेंट, क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हैं ना, आप तो इसमें इंटरेस्टेड है कि वो कितने % डेटा लीनियर है, वो चाहे पॉजिटिव लीनियर हो या नेगेटिव लीनियर हो, वो आपको तो आर के साइन से पता चल जाएगा। और जो आर स्क्वायर है उससे पता चलेगा कि आपके डेटा में कितनी लीनियरिटी है, कितने % डेटा जो है वो लीनियर है, ठीक है। तो अब जैसे अब ये पार्ट बी में हम यही करेंगे, हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो इसका जो फार्मूला है आपके पास वो ये है, आर स्क्वायर जो है डेट इज ए समेशन वाई प्लस बी समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन वाई बार स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय समेशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार स्क्वायर। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं आपने ऊपर कैलकुलेट की हुई हैं, समेशन वाई और समेशन वाई स्क्वायर का कॉलम भी आपने यहाँ पे बनाया था, ये लास्ट कॉलम है जिसमें वाई स्क्वायर की वैल्यू का आपने सम निकाला था। तो ये समेशन वाई स्क्वायर 36059। तो ये सब वैल्यूज आप पुट करते हैं, ए और बी आप कैलकुलेट कर चुके हैं पार्ट ए में, वो आपने इसमें पुट करके इसे सॉल्व कर लिया। तो कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपके पास क्या आ गया, 0.3481। अगर आप इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे, ये डेसिमल है ना, तो ये कितने % बनेगा, 34.81। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके डेटा में जो 34.81% डेटा है वो लीनियर है, ठीक है ना, यानी आपकी जो लीनियरिटी है काफी कम है। आप सिर्फ 34 तकरीबन 35% डेटा जो है वो आपके पास लीनियर है, या जो 35% डेटा है डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रिग्रेशन लाइन, या जो 35% डेटा है डेट इज एक्सप्लेन बाय रिग्रेशन लाइन, ठीक है ना। तो ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की मीनिंग्स है, और ये जो है इसकी इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन क्या है, जो आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आई है ये है 0.3481। तो ये आपके पास अगर परसेंटेज में आपको इसे लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 34.81 तकरीबन 35% आ जाएगी। तो इसका मतलब होगा कि अबाउट 35% डेटा, अबाउट 35% गिवन डेटा इज लीनियर। या आप ये कहेंगे कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन नंबर ऑफ सेक्शंस और जो सेल्स के दरमियान वो तकरीबन 35% लीनियर है, ठीक है। तो ये तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है। अच्छा, अब इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट अगर आप ले लेंगे जस्ट, तो ये आपके पास क्या है, ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है। तो जो 0.3481 का आपने स्क्वायर रूट लिया है तो ये 0.59 है, तकरीबन 0.6 है। तो इसका मतलब है कि जो आपकी स्लाइटली स्ट्रॉन्ग लिनियर। रिलेशनशिप है वो स्लाइटली जो है आपके पास स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, या तो आप इसे कह सकते हैं वीक की साइड पर ज्यादा है। 0.5 है तो वो इंटरमीडिएट होती है आपके पास, ठीक है। तो अब इसी तरीके से ये खैर अब ये आपके पास एक एप्लीकेशन, ये एक्सरसाइज है आपके पास 1232, ठीक है ना। तो जिपी कोला इज स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ इट्स लेटेस्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन। तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है आपके पास, और फिर पीपल चूजन एट रैंडम वर कॉल्ड एंड आस्क्ड हाउ मेनी कैन्स ऑफ जिपी कोला दे हैड बॉट इन द पास्ट वीक एंड हाउ मेनी जिपी कोला एडवर्टाइजमेंट्स दे हैड इधर रेड और सीन इन द पास्ट वीक। तो अब ये दो चीजों के दरमियान जो हम रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं कि एक तो ये कि जो आपने एडवर्टाइजमेंट है वो कितनी आपने व्यू करी है, कितनी मतलब उसके बारे में पढ़ा है या उसको देखा है, और फिर आपने कितने जो है जीपे कोला जो है वो इस्तेमाल करी है। तो इसके दरमियान हम रिलेशनशिप देखना चाहते हैं। तो इसमें एक्स जो है वो नंबर ऑफ एड्स हैं, यानी कितने एड्स हैं जो आपने देखे हैं या पढ़े हैं। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ज़्यादातर आप ज़्यादा ऐड देखेंगे तो इट में अफेक्ट योर परचेजिंग, और ये आपको इंक्लाइन कर सकती है कि आप जीपे कोला को जो है वो पिए। तो ये जो कैंस आप परचेज कर रहे हैं वो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एड्स जो आपने व्यू किए हैं, ठीक है। तो इसमें एक्स और वाई खुद आपको डिफाइन कर दिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में डिफाइन हो।
इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, आप देखिए लॉजिकल रिलेशनशिप क्या होगी, कौन सा वेरिएबल किस पर डिपेंड करेगा। तो जो भी आप परचेजिंग करेंगे इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एड्स विच यू हैव सीन, ठीक है। तो ये आपको डेटा गिवन है। अब इसमें हमने ए पार्ट में क्या करना है, डेवलप द एस्टिमेटिंग इक्वेशन दैट बेस्ट फिट्स द डेटा। तो जो हमारे पास जो यानी बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन है, जो कि लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन होती है, जिसको हम लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया को यूज करके फाइंड आउट करते हैं, लीस्ट स्क्वायर मॉडल की मदद से हम उसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने सबसे पहले तो वो एस्टिमेटिंग इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है इस डेटा से। तो उसमें हमें बी निकालना होगा स्लोप, और फिर हमें ए निकालना होगा, क्योंकि जब तक ए और बी हम नहीं फाइंड आउट करेंगे तो हम जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है आर स्क्वायर और जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो हम नहीं मालूम कर सकते। ये सैंपल का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसको सैंपल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कह रहे हैं, क्योंकि ये सैंपल आपको गिवन है, पॉपुलेशन गिवन नहीं है। तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं सैंपल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसी तरह ये सैंपल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो क्योंकि आर या आर स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए ए और बी की आपको जरूरत होती है, तो इसलिए पहले आप ए और बी निकालेंगे, तो वो जो है रिग्रेशन लाइन में उनकी भी जरूरत होगी। तो अब आए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये आपको जो डेटा गिवन है तो 374 ठीक है। तो ये आपके पास जो है आपके पास ये एक्स एक्स का एक कॉलम हमें बनाना होगा, और एक कॉलम जो है वो हमें वाई का बनाना होगा। तो एक हम बना लेते हैं कॉलम एक्स का, और एक कॉलम हम बना लेते हैं वाई का। ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना आपको? No, sir. नो सर। नजर आ रहे नहीं यार व्हाइट बोर्ड? नहीं सर, क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्वेश्चन नजर आ रहा? अच्छा एक मिनट। ठीक है, अब नजर आ रहा है आपको व्हाइट बोर्ड? जी सर। 3742। तो x की जो वैल्यूज आपको गिवन थी वो आपके पास है 37। कैलकुलेटर आप लोग निकाल लें, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 3742 और 0412 और 0412। तो ये x क्या है? ये नंबर ऑफ एड्स हैं जो आपने व्यू किए हैं। 0412 ये आपके पास जो है x की वैल्यूज है। ठीक है। और जो आपको जो y की वैल्यूज जो गिवन है दैट इज, अब कितने कैंस आपने परचेज? 11 18 9 11 18 9, और ये आपके पास है 47638 47638। ठीक है। तो नीचे जो है हम सम कर लेंगे, तो सम ऑफ ऑल एक्स वैल्यूज जो है आपके पास, या अगर आप इसका सम कर लें 10 से 23 आ जाएगा। 23 है, तो ये आपके पास समेशन एक्स आ गया 23, और समेशन वाई आप निकाल लीजिए। सर 56 आ रहा है। 56। अच्छा, अब आपको कौन कौन से कॉलम की जरूरत है? एक तो आपको एक्स वाई का कॉलम बनाना है, एक्स इंटू वाई। सर मेरे पास 66 आ रहा है। यस सर 66 है सर वाई का टोटल सर 66 है, ये 56 सर नहीं। 66 है। 66 है। अच्छा, अब एक्स और वाई की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बना लें, तो ये 11 3 33 आपके पास, और ये आपके पास 7 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 126 आप चेक कर लीजिएगा। 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 36 है आपके पास, ये 8 आ गया आपके पास, ये 0 आ गया। 6 4 24 आपके पास आ गया है, और ये 3, और ये आपके पास 16 आ गया। ठीक है, अब इनका सम कर लीजिए, चेक कर लीजिएगा।
7 सर 246 है. 246, अच्छा। फिर आपको एक्स स्क्वायर का आपने एक कॉलम बनाना है। ये आपके पास जो है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यूज का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 है आपके पास, 7 का स्क्वायर जो है 49 है, और ये फिर 16 हो गया 4, ये एक्स की वैल्यू डेट इज 0 और 16, इसका सम ले लीजिएगा नीचे, और फिर 1 और 4, और फिर एक आपको कॉलम बनाना है सर 99. कितना आ रहा है 99, Yes, sir, 99. ये आपके पास आ गया 99। फिर आपने y स्क्वायर का कॉलम बनाना, y की वैल्यू उसका स्क्वायर है, तो ये 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर चेक कर लें कितना है, 9 का स्क्वायर 81 है, 324 है 18 का स्क्वायर। 324 आपके पास आ गया, और 7 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 49 आ गया आपके पास 7 का स्क्वायर, और फिर 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 है। तो इन सबको ऐड कर लें आप, 700. 700. 700। ठीक है, तो जो आपके पास जो बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन है, ठीक है, बेस्ट फिटेड या लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन, ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो अब इसमें सबसे पहले हम इस लाइन का जो स्लोप है उसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट करते हैं। तो इस लाइन का जो स्लोप आपके पास b, उसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, दो फार्मूले हैं, तो आप कोई सा भी फार्मूला जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये समेशन एक्स वाई माइनस एन, मैं मीन वाला यूज कर रहा हूँ, एक्स बार वाई बार, क्योंकि जो आपके पास ए है उसमें मीन की जरूरत पड़ेगी, और नीचे आपके पास है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन समेशन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपके पास फार्मूला, तो एक्स बार और वाई बार जो है हम यहीं पे निकाल लेते हैं। अब एन यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन जो आपके पास वो 8 है, टोटल 8 डेटा पॉइंट्स आपको गिवन है। तो जो x की वैल्यूज हैं, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज है, उसका मीन अगर हम निकालेंगे तो वो होगा समेशन x ओवर n। तो समेशन x है 23, तो 23 डिवाइडेड बाय 8, तो इसका मीन आ जाएगा आपके पास, इसको कैलकुलेट कर लें आप, 2.87. तो ये आ जाएगा आपके पास 2.87। इस तरह y बार निकाल लेते हैं हम, y की वैल्यू का मीन, तो वो आपके पास होगा समेशन y डिवाइडेड बाय n। तो समेशन y आपके पास 66 है, तो 66 डिवाइडेड बाय 8, 8.25 sir. तो y बार आपके पास आ गया 8.25 जी। ठीक है, तो अब इसमें जो है अब ये पुट कर देते हैं हम इसमें वैल्यू, समेशन एक्स वाई जो है, समेशन एक्स वाई ये कॉलम ये आ गया 246 है आपके पास, 246 माइनस एन, एन है आपके पास 8, और एक्स बार जो आपके पास था वो है 2.87। ठीक है, और y बार जो है आपके पास वो 8.25 है। और अच्छा, ये मेरे ख्याल से समेशन सर ये फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में जी सर, ये एक्स बार स्क्वायर होगा ये, हाँ, क्योंकि हमने वो अल्टरनेट फॉर्मूला यूज कर, तो समेशन एक्स स्क्वायर जो आपके पास है ये था 99,
ये आपके पास है 99 और माइनस n दैट इज 8 और x बार का स्क्वायर, x बार है 2.87। ठीक है ना, तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और फिर मुझे बता दें बी कितना है। वैसे आप क्या एक्सपेक्ट करें, स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव? ये जो एक्स और वाई आपको गिवन है इनमें क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए, मतलब ज्यादा एडवर्टाइजमेंट अगर आप व्यू करेंगे तो उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या आप ज्यादा परचेजिंग करेंगे? सर लिनियर है। पॉजिटिव लीनियर। Positive. पॉजिटिव। तो ये बी कैलकुलेट करके मुझे बता दें बी कितना आ गया। Sir, 4.729. जी बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए बी की वैल्यू 1.7 है। Sir, 1.72. 1.72। अच्छा, अब उसके बाद आ जाए, अब हम वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो वाई इंटरसेप्ट जो है आपके पास, वो आपके पास कितना होगा? वाई इंटरसेप्ट आपके पास उसकी वैल्यू यानी ए जो है वो आपके पास है वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार आपके पास है 8.25 और बी आपने ऊपर निकाल लिया 1.72 और एक्स बार आपके पास है 2.87। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें। तो ए आपको मिल जाएगा 3.31. 3.31। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो आपकी रिक्वायर्ड बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन होगी, रिक्वायर्ड बेस्ट रिग्रेशन लाइन जो आपके पास वो ये थी, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगी, ए आपके पास है 3.31 और प्लस बी आपके पास था 1.72x। ठीक है, तो अब इस लाइन को जो है आप एस्टिमेशन के लिए यूज कर सकते हैं, प्रिडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, इंटरपोलेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आज आप उसके बाद हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है आपके पास, ठीक है ना, तो उसका जो आपके पास फॉर्मूला यानी ये आर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है आपके पास ये है ए समेशन वाई और प्लस बी समेशन एक्स वाई। सर स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ रुक जाए, अभी मैं फार्मूला लिख लूँ फिर स्क्रीन। बी समेशन एक्स वाई और माइनस एन वाई बार स्क्वायर, माइनस एन वाई बार स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय समेशन वाई स्क्वायर और समेशन वाई स्क्वायर और माइनस एन वाई बार स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है, हाँ अब आ रही है नजर ना, इस बोर्ड नजर आ रहा है ना? Yes, sir. तो अब ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फार्मूला है। तो अब इसमें जो भी आपको कैलकुलेशन कर चुके हैं आप वो इस्तेमाल करेंगे। ए आप ऊपर निकाल चुके हैं 3.31, तो ये ए की वैल्यू इसमें मैंने पुट कर दी और समेशन वाई जो हमारे पास था वो था हमारे पास समेशन वाई है 99। तो ये ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो समेशन वाई है 99 और बी हमने निकाला था प्लस बी है 1.72
समेशन एक्स वाई, तो समेशन एक्स वाई जो है ये हमारे पास था 246 और माइनस एन, टोटल डेटा पॉइंट्स आपको दिए हुए थे 8 एंड वाई बार स्क्वायर, वाई का जो मीन था 8.25 है, ये वाई बार है इसका स्क्वायर, और फिर होल डिवाइडेड बाय समेशन वाई स्क्वायर। तो समेशन वाई स्क्वायर जो हमने कैलकुलेट किया था वो हमारे पास ये है, ये वाई स्क्वायर का सम था 700। तो ये आपके पास हो गया 700 और माइनस, तो याद रखें क्योंकि ये स्क्वायर है तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव आता है तो आप समझ जाएंगे आपने कोई मिस्टेक करी है, ठीक है। तो n जो है आपके पास 8 है। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन भी कभी नेगेटिव नहीं आता, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब आपने गलती करी है। तो y बार स्क्वायर, तो ये आपके पास 8.25 का स्क्वायर है। तो अब इसे आप कैलकुलेट कर लें, तो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आ जाएगा 1.32. 1.33. 1.3। सर 3 to 6 है तो मैंने उसको 6 को 2 को राउंड ऑफ कर दिया तो अच्छा, ये 1.33. मतलब क्या क्या आ रहा है आपके पास? 1.33. 1.33. 1.33 तो नहीं आ सकता, आप इसको दोबारा चेक करें। 1.33 सर? सही है क्या? चेक सर ये करेंगे। 99 कैसे आया? हाँ सर 66 ये होना चाहिए 99, जी 66 है ये। एक मिनट, समेशन वाई है ना ये, मैं चेक करता हूँ। यस सर 66 है. अच्छा हाँ, समेशन वाई है ये, मैंने गलत रख दिया इसको, जब ये 1 से ज़्यादा आ रहा है। ये 66 है। तो अब ये 0.62 है. याद रखें जो आर स्क्वायर होना चाहिए ना, बिटवीन 0 एंड 1 होना चाहिए। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब आपने गलती करी है। ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1 आ रहा है इसका मतलब आपने गलती करी है, ठीक है ना। अच्छा, कितना आ रहा है ये आपके पास? सर 0.62. 0.62, और इसको अगर आप परसेंटेज में लिखेंगे तो ये कितना हो गया आपके पास? 62%। तो क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो गिवन डेटा है वो 62% लीनियर है, या जो रिग्रेशन लाइन है वो 62% डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो डेट इज, ये इसकी इंटरप्रिटेशन है कि डेट इज गिवन डेटा इज 62% लीनियर। उसमें कितने परसेंट लीनियरिटी है? 62% लीनियर, और रिग्रेशन और फिटेड रिग्रेशन लाइन, जो बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन है हमारी, explains 62% data, या 62% data is explained by regression line, ठीक है ना। तो ये इसके इंटरप्रिटेशन हो गए। अच्छा, अब फिर हमने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो सिंपली, जो आपने कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन फाइंड आउट किया है, जो उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे आप, तो ये आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मिल जाएगा। ये आपके पास जो है 0.62 है, तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा? 0.79. 0.79, 79. यानी तकरीबन। तो आपके पास जो लीनियर रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, और वो जो है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, ठीक है। तो डेट इज लीनियर रिलेशन। सर आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं स्क्रीन को? एक मिनट, इज पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग। सर लेकिन हम जब रूट ले रहे हैं तो वो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर्स आते हैं, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव वाला हम पॉजिटिव, हम जो है ना पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं। अगर हमें दोनों लेने होते हैं ना तो फिर हम बाहर इस तरह प्लस माइनस करके बता देते हैं, और अगर हम बाहर खाली इस तरह माइनस करके बताएंगे तो इसका मतलब ये नेगेटिव स्क्वायर रूट है।
और अगर हम बाहर प्लस करके बताएंगे तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। अब क्योंकि शुरू में प्लस का साइन हम दिखाते नहीं है तो फिर वो अंडरस्टूड है, अगर कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो लीनियर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये चैप्टर जो है खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये टॉपिक जो आपका यहाँ पे खत्म हो गया, समझ गया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर आप एग्जाम्स में हमें फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करेंगे? क्या बोल रही हैं, दोबारा बोलें। एग्जाम्स में आप हमें फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करेंगे? हाँ, एग्जाम में मैं आपको फार्मूला शीट प्रोवाइड करूंगा। सर थोड़ा तो सा अब ऊपर स्क्रीन कर देंगे, जी स्क्रीन थोड़ी सी, नहीं बस नीचे, इंटरप्रिटेशन दोनों की। इंटरप्रिटेशन जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो बताता है कि कितने परसेंट डेटा लीनियर है या कितने परसेंट डेटा जो है इज एक्सप्लेन बाय रिग्रेशन लाइन। तो ये अब हमने आर स्क्वायर निकाले, ये डेसिमल में आया, इसको परसेंटेज में है हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 62% डेटा लीनियर है, या जो 62% डेटा है दैट इज एक्सप्लेन बाय योर रिग्रेशन लाइन। और जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो 0.79 या तकरीबन 0.8 है, और प्लस का साइन है और क्लोज टू 1 है। तो इसका मतलब है कि जो आपकी लीनियर रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। सर आर हमेशा पॉजिटिव होगा? नहीं, नेगेटिव होगा तो फिर लीनियर रिलेशनशिप नेगेटिव होगी। वो उसका होगा जब आपका स्लोप नेगेटिव होगा। ये जो आपने स्लोप निकाला है ना, तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो इससे पता चल जाएगा कि रिलेशनशिप पॉजिटिव लीनियर है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लीनियर है, ठीक है। सही है, क्लियर है बात यहाँ तक? सर हमें फॉर्मूलाज याद करने हैं? फार्मूला शीट देखें, कुछ तो आपको मतलब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कुछ तो आपके जहनों में रह जाएंगे, लेकिन फार्मूला शीट मैं आपको दूंगा। तो लेकिन अब उसमें आपने खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा फॉर्मूला आपने यूज करना है, ठीक है। तो अब आज आप चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी का। सर मिड्स में तो यही तक आएगा ना, आपने कहा था, मतलब प्रोबेबिलिटी उसके बाद होगी। प्रोबेबिलिटी हम थोड़ी बहुत स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जितनी हम पढ़ चुके होंगे वो उसमें आ जाएगी। सारी प्रोबेबिलिटी तो हम नहीं पढ़ सकते होंगे ना, तो जो प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे वो उसमें शामिल होगी, इस बात का ख्याल रखें, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इवेंट्स होते हैं, तो अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कोई इवेंट है वो उसके होने के चांसेस कितने हैं, तो क्योंकि जो भी हमारे पास इवेंट्स हैं हम उनके बारे में परफेक्टली श्योर नहीं है, फ्यूचर के बारे में हम परफेक्टली श्योर नहीं होते कि जो डिफरेंट इवेंट्स है क्या वो हैपन होंगे या सर नहीं। किसी का माइक ओपन है, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। तो हम इवेंट्स के बारे में हमारे पास डाउट होता है, तो इस वजह से फिर हमें प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। तो जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से वी यूज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हम उसी इसलिए यूज करें बिकॉज देयर आर अनसर्टेनिटी, तो वी यूज प्रोबेबिलिटी बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। Because of uncertainty and doubt. तो पहले तो हम मतलब सिंपली प्रोबेबिलिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास ये कि अगर आपके पास डाउट है, अनसर्टेनिटी है, तो आप उसको क्वांटिफाई करना चाहते हैं कि हाउ मच अनसर्टेनिटी इज देयर या हाउ मच सर्टेन यू आर अबाउट समथिंग। तो ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप कहते हैं कि आई एम 60% श्योर दैट आई विल पास द एग्जाम, तो इसका मतलब है कि यू आर 40% अनश्योर अबाउट योर पासिंग, ठीक है ना। तो क्योंकि सर्टेन आप अगर श्योरिटी और अनश्योरिटी का जो सम होगा वो 100% होगा, तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी भी बता सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ सर्टेनिटी भी बता सकते हैं। तो जनरली हम प्रोबेबिलिटी जो है वो सर्टेनिटी यानी जो क्वांटिफिकेशन ऑफ डाउट है, याद है किसी भी इवेंट्स के होने के जो चांसेस हैं वो कितने परसेंट हैं, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी मतलब सिंपली प्रोबेबिलिटी इज ए मेजर ऑफ डाउट और uncertainty.
ठीक है ना। तो हम प्रोबेबिलिटी की मदद से जो है क्वांटिफिकेशन करते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी इज क्वांटिफिकेशन ऑफ chance of an event। कोई किसी भी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं, तो उसको हम क्वांटिफाई करते हैं बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी। तो ये तो बेसिक प्रोबेबिलिटी का पर्पस है। हमें इसकी जरूरत इसलिए बिकॉज वी हैव टू डील विद अनसर्टेनिटी, वी हैव डाउट्स अबाउट डिफरेंट इवेंट्स। अगर आप एक कॉइन है उसको आप टॉस करें तो आपको पता है कि उसमें हेड और टेल्स इन आउटकम में से ही कोई एक आउटकम अपियर होगा, लेकिन आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि हेड अपियर होगा या टेल अपियर होगा। हेड भी अपियर हो सकता है, टेल भी अपियर हो सकता है। तो आप ये कैलकुलेट करना चाहेंगे कि हेड या टेल अपियर होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का जो आगाज हुआ था ना वो गैम्बलिंग से हुआ था। जो गैम्बलर थे वो ये जानना चाहते थे कि अगर उनके पास गैम्बलिंग से पहले जो है जो डाउट्स हैं आउटकम्स के बारे में, अगर उनके बारे में उनके पास कोई नंबर्स हो उनके चांसेस के बारे में, तो फिर उनके जो गैम्बलिंग में उनको जो फायदा होगा वो ज्यादा होगा। तो इसलिए फिर उन्होंने मैथमेटिशियंस ने फिर गैम्बलिंग की जो बिहाइंड जो भी रूट्स है थ्योरी है उसको स्टडी किया, उसमें जो पैटर्न थे उनको समझ के उन्होंने फिर प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के जो फार्मूले वो डिवाइस किए। तो प्रोबेबिलिटी का आगाज जो है वो गैम्बलिंग से हुआ था। लेकिन जहाँ पे देखिए ये तो जस्ट एक आप कह ले बहाना होता है ना। वैसे प्रोबेबिलिटी की जरूरत तो आपको हर उस जगह पर है जहां पर आपके पास डाउट हो, जहां पर आपके पास अनसर्टेनिटी हो। तो आपकी जो पूरी जो लाइफ है इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी इज वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और इसकी हमें बहुत जरूरत होती है। तो अब हम पहले इसकी कुछ जो है पहले मैं टर्मिनोलॉजी आपको समझा दूं, फिर उसके बाद हम इसके फार्मूले वगैरह देखेंगे। तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी है आपके पास प्रोबेबिलिटी की, उसमें कौन कौन सी टर्म्स जो है आपको पता होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट आपके पास क्या है, और फिर आपके पास जो है आउटकम्स हैं, आपके पास जो है सैंपल स्पेस है, ठीक है। और फिर जो आपके पास जो है काउंटिंग आउटकम्स हैं आपके पास के आउटकम्स को आप किस तरह काउंट करेंगे। तो वहां पे फिर हमें काउंटिंग टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी। काउंटिंग टेक्निक्स जो शायद आपने पहले पढ़ी भी हो, इसमें हम परम्यूटेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। तो पढ़े ना आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले की Yes, sir. क्लास में पढ़े हुए ना। Yes, sir. परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है, इसमें फिर हमें फैक्टोरियल को डिफाइन करना पड़ेगा। फैक्टोरियल फंक्शन आपके पास क्या होता है। फिर इसमें आपके पास परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में फिर परम्यूटेशन आपके पास है विद रिपीटिशन, और परम्यूटेशन में एक तो परम्यूटेशन विदाउट रिपीटिशन होती है, एक परम्यूटेशन विद रिपीटिशन होती है। तो इसको हम पढ़ेंगे। परम्यूटेशन विद रिपीटिशन है आपके पास। और मतलब ये काउंटिंग टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी जब हमें ये काउंट करना होगा कि किसी गिवन इवेंट में कितने आउटकम्स अपियर हो सकते हैं। अगर किसी गिवन इवेंट के मेंबर्स को हमें काउंट करना हो तो फिर वहां पे हमें काउंटिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, काउंटिंग टेक्निक्स को समझना पड़ेगा। काउंटिंग टेक्निक्स में अब हमें फिर परम्यूटेशन को समझना पड़ेगा, क्या है, कब यूज होती है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इससे हम जो है काउंट करते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स को, ठीक है। तो ये जो है इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम पहले समझेंगे, उसके बाद जाके फिर हम प्रोबेबिलिटी पर आ जाएंगे और इनको यूज करके फिर हम प्रोबेबिलिटी के जो डिफरेंट फार्मूले हैं उनको हम ड्राइव करेंगे। फिर हम देखेंगे उनमें क्या फर्क है, कब कौन सा यूज होगा, फिर उसके एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले आज आपके पास सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एक्सपेरिमेंट को। व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी विच जनरेट सम आउटपुट, उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये वो वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है जो आप लेबोरेटरी में करते हैं, जो आप फिजिक्स में करते हैं या केमिस्ट्री में करते हैं या साइंस में करते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का मतलब वो नहीं है। यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट मैथमेटिकल साइंस में जब हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम ये देखते हैं कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं जिससे कुछ आउटकम्स जो है वो जनरेट होते हो।
तो मिसाल के तौर पे आप एक जो कॉइन है आप उसको जो है टॉस करते हैं, तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट होगा, क्योंकि जब आप उसको टॉस करेंगे तो फिर उससे कुछ आउटकम जनरेट होंगे, हेड और टेल। इसी तरह अगर आपके पास कोई डाई है, आप उसको थ्रो करते हैं तो उसके तो सर उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर्स आ सकते हैं, हमारे वो आउटकम्स तो होंगे। जो आप एक डाई आप थ्रो करते हैं वो आपका एक एक्सपेरिमेंट होगा। तो आमतौर पे ये हम कुछ स्टैंडर्ड एक्टिविटीज लेते हैं प्रोबेबिलिटीज के कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, क्योंकि ये बहुत डेली लाइफ में हम यूज करते हैं और बहुत आसान है इनको समझना। तो एक्सपेरिमेंट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या है कि एनी एक्टिविटी दैट प्रोड्यूस आउटकम। which produces outcome या which generates outcome, so that is an experiment। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जाम्पल आपके पास वन या चले एग्जाम्पल्स में आपके पास क्या है कि आप जो है एक कॉइन को टॉस करते हैं, टॉसिंग ए कॉइन, एक आपका जो है आउटकम है, या आप एक डाई को थ्रो करते हैं, थ्रोइंग ए डाई, या आप कोई एक कार्ड जो है उसको ड्रॉ करते हैं। आपको पता है ना कार्ड्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, 52 कार्ड्स होते हैं 4 सूट्स के, तो ड्राइंग एक कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो है आपका एक एक्सपेरिमेंट है। या फर्ज करें आपके पास एक बैग है, उसमें डिफरेंट कलर्स की बॉल हैं, तो उस बैग में से आपको एक बॉल जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, ये भी एक जो है आपके पास एक्सपेरिमेंट है। तो ये इस टाइप के एक्सपेरिमेंट में बता रहा हूँ जो हम आमतौर पे पढ़ते हैं, इसमें ड्राइंग ए बॉल फ्रॉम ए बैग, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल है आपकी, ये ऐसी एक्टिविटीज है जिनके नतीजे में आपको आउटकम्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास जो है एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद आप आ जाएं, अगली चीज आपके पास आउटकम्स। तो आउटकम्स आप समझ गए कि आउटकम्स वो ऑब्जर्वेशंस हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, या जो किसी एक्सपेरिमेंट के नतीजे में, किसी एक्टिविटी के नतीजे में जो आपकी ऑब्जर्वेशंस प्रोड्यूस होती हैं, उन्हें हम आउटकम्स कहते हैं। तो आउटकम सिंपली वो वैल्यूज हैं विच वी ऑब्जर्व ड्यूरिंग एन एक्टिविटी, तो सिंपली दे आर ऑब्जर्वेशंस। इसको आप डेटा भी कह सकते हैं, ये आपका डेटा है, और डेटा प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अब आपके जो जितने भी आपके आउटकम्स है, अगर आप उनका सेट बना लेंगे ना, तो इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस दैट इज दिस सेट, इसको हम आमतौर पे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो सैंपल स्पेस जो है ये तमाम आउटकम्स का सेट होता है। तो दिस सेट ऑफ ऑल आउटकम्स सैंपल स्पेस, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जो है फॉर एग्जांपल अगर आप जो है एक कॉइन को आप टॉस करते हैं, टॉसिंग एक कॉइन, तो अब इसमें कौन कौन से आउटकम जनरेट हो सकते हैं, या तो हेड अपीयर हो या टेल अपीयर हो। तो उसकी जो सैंपल स्पेस है ना, उसको हम इस तरह लिखेंगे, ये सैंपल स्पेस में सारे आउटकम का सेट है, तो हेड को एच से और टेल को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपकी सैंपल स्पेस है। तो इसमें सिर्फ 2 ही आउटकम जो है वो जनरेट हो सकते हैं। तो आपकी जो सैंपल स्पेस होती है ना, ये किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान आपकी यूनिवर्स होती है, यानी सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं, सारे आउटकम्स इसमें आ जाते हैं। तो ये वो यूनिवर्स है जिसके अंदर आप रहते हुए कैलकुलेशन करेंगे, जिसके अंदर रहते हुए आप प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट। यूनिवर्सल सेट है ना, ये यूनिवर्सल सेट है। और अगर आप जो एक डाई को थ्रो करते हैं, थ्रोइंग ए डाई, तो उसके 6 फेसेस के ऊपर 6 नंबर लिखे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 आते हैं सैंपल साइज। हाँ, उनमें से कोई भी आपके पास नंबर से अपेयर हो सकता है। तो जो सारे आउटकम्स आपके पास होंगे, जो सैंपल स्पेस आप लिखेंगे, वो ये नंबर से जो टॉप पे अपेयर हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फर्ज करें आपकी एग्जांपल है कि आप जो है
दो कॉइन्स को एक साथ जो है टॉस करते हैं, टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, या और टॉसिंग टू कॉइन्स वन आफ्टर अनदर। पहले आप एक कॉइन टॉस करते हैं, उसके बाद फिर दूसरा टॉस करते हैं। तो दोनों से, इन दोनों एक्सपेरिमेंट में कोई फर्क नहीं है, दोनों से जो सैंपल स्पेस जनरेट होगी वो सेम होगी, चाहे आप दो कॉइन्स एक साथ टॉस करें या दो कॉइन्स वन आफ्टर अनदर टॉस करें। तो क्योंकि इनसे सैंपल स्पेस सेम जनरेट होगी, तो इसलिए स्टैटिस्टिकली दे आर सेम एक्सपेरिमेंट। मतलब इनका करने के अंदाज में फर्क है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से इनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर इनके आउटकम्स डिफरेंट हो तो फिर इनमें जो है वो फर्क होगा। ठीक है, तो अगर एक आप एक्टिविटी करते हैं उससे डिफरेंट आउटकम जनरेट होते हैं, अगर आप दो एक्टिविटीज करते हैं उनसे सेम आउटकम जनरेट होते हैं, तो वो दोनों एक्टिविटीज जो है वो सेम एक्सपेरिमेंट है। लेकिन अगर आप दो एक्टिविटीज करते हैं वो बज़ाहिर सेम लग रही हैं, लेकिन उनसे जो आउटकम जनरेट हो रहे हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं, तो फिर आपके जो एक्सपेरिमेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे। फर्ज करें, जैसे एक मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, एक रूम है, उस रूम के अंदर जो है वो सारे पाकिस्तानी हैं, और एक आपके पास रूम है, उस रूम के अंदर सारे आपके पास जो है नेपालीज हैं। ठीक है ना, तो आपकी एक्टिविटी है कि आप यू चूज 2 पर्सन्स। तो अब ये एक एक्टिविटी है, लेकिन अगर आप यू चूज 2 पर्सन्स फ्रॉम पाकिस्तानी रूम्स, तो उससे जो 2 पर्सन्स आपको मिलेंगे, 2 पाकिस्तानीज मिलेंगे, और अगर आप यू चूज 2 पर्सन्स फ्रॉम नेपालीज रूम, तो वहां से आपको 2 नेपालीज मिलेंगे। तो हालांकि एक्टिविटी तो आप सेम कर रहे हैं, लेकिन उसके आउटकम्स डिफरेंट है। तो स्टैटिस्टिकली ये दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होंगे, ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, क्योंकि आउटकम्स जो है आपके पास वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। ठीक है, इसी तरह और अगर दो डिफरेंट एक्टिविटीज से एक ही सैंपल स्पेस जनरेट हो, एक ही आउटकम जनरेट हो, तो वो दोनों एक्टिविटीज स्टैटिस्टिकली एक ही मानी जाएंगी, दे विल बी इक्विवेलेंट, दे आर सेम। तो अगर आप दो कॉइन्स को टॉस करते हैं, तो अब पहले कॉइन को आपने टॉस किया, तो अब हो सकता है उसमें हेड अपीयर हो या टेल अपीयर हो, तो हम ट्री डायग्राम बना के ना हम जो अपने सारे आउटकम्स देख लेते हैं। तो ये आपने पहला टॉस किया, फर्स्ट टॉस, तो उसके जो आउटकम या हेड या टेल है। फिर आपने फर्स्ट टॉस करने के बाद दूसरा टॉस किया, अब इसके आउटकम्स को आप पहले टॉस के आउटकम्स के साथ जो रिलेट करते हैं। तो अगर पहले टॉस में हेड आया, तो हो सकता है दूसरे टॉस में आपके पास हेड आए या टेल आए। ये आपके पास जो है ये सेकंड टॉस के आउटकम्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इसका जो आपके पास आउटकम्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, यानी एच एच का मतलब क्या है कि पहले कॉइन पर हेड है और दूसरे कॉइन पर भी जो है वो हेड अपीयर हो रहा है, तो ये एक आउटकम होगा इसका एच। इसका ये होगा एच टी। इस तरह अब अगर पहले टॉस पर आपके पास टेल आया हो, तो हो सकता है दूसरे टॉस पर हेड आया हो, या दूसरे टॉस पर आपके पास टेल अपीयर हुई हो, तो फिर ये आउटकम हो जाएगा टी एच। तो याद रखें, टी एच इज डिफरेंट फ्रॉम एच टी, क्योंकि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि पहला टॉस और सेकंड टॉस की बात कर रहे हैं, तो पहले टॉस पे क्या आ रहा है, दूसरे सर ये टुगेदर की बात हो रही है ना, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। आप चाहे टुगेदर करें या वन आफ्टर अनदर करें, एक ही बात है। अगर आप एक साथ करते हैं, तो आपने एक कॉइन को कह दिया ये फर्स्ट है और एक कॉइन को कह दिया सेकंड है, आपने एक साथ किया। अब या तो आप देखेंगे दोनों पर हेड हेड अपीयर होगा, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल। या अगर आप पहले एक कॉइन करते हैं, उसके आउटकम्स नोट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा कॉइन टॉस करते हैं। एच टी और टी एच अलग आउटकम्स हैं, तो फिर तो ये सेम एक्टिविटी नहीं हुई ना। फिर ये क्या नहीं होगा, सेम एक्टिविटी है, क्योंकि आप बोल रहे हैं इसके आउटकम्स डिफरेंट है, एच टी और टी एच सेम नहीं है, क्योंकि ऑर्डर का फर्क है। फर्क कैसे है? दोनों, अगर आप दो टॉस एक साथ दो कॉइन्स आप एक साथ टॉस कर रहे हैं। नहीं सर, मैं कह रही हूँ, आपने बोला एच टी और टी एच डिफरेंट आउटकम्स हैं, क्योंकि ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। हाँ, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, टी एच इज नॉट इक्वल टू एच टी, लेकिन या तो टी एच और एच टी ये दोनों अपीयर होंगे ना, तो आपकी जो सैंपल स्पेस जो बनेगी, ये तो मैंने आपको सारे आउटकम समझाया इसमें। तो अगर आप दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करें या दो कॉइन्स को वन आफ्टर अनदर टॉस करें, तो उसकी सैंपल स्पेस क्या होंगी, उसके आउटकम्स क्या होंगे, इस तरह लिखेंगे एच 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 टी, यानी पहले पे हेड दूसरे पर टेल, फिर या पहले पे टेल दूसरे पर है टी एच, और आपके पास टी टी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये आपके चार आउटकम्स है। तो इसमें हम ये लिखते हैं नंबर ऑफ
आउटकम्स इन ए सेट, NS का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, जो कि है 4। तो NA का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट A, किसी भी सेट में कितने मेंबर्स हैं, तो उसको हम ये लिखते हैं, ये नोटेशन है उसकी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट A। ठीक है, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस में जो है 4 आउटकम्स हैं, जबकि यहाँ पे जो आपकी सैंपल स्पेस थी, जब आप एक डाई को आप थ्रो कर रहे थे, तो इसमें 6 आउटकम्स हैं, इसमें NS जो है वो आपके पास 6 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करें, तो फिर आप मुझे बताइए, टॉसिंग 3 कॉइन्स टुगेदर, उसमें कौन कौन से आउटकम्स होंगे? उसकी जो सैंपल स्पेस आपके पास बनेगी ना, वो किस तरह की होगी कि पहले टॉस में हेड आया, दूसरे टॉस में हेड आया, तीसरे टॉस में हेड आया, तो HHH ये एक आउटकम हो गया। दूसरा आउटकम क्या होगा आपके पास? HHT, और क्या होगा आपके पास? HTH। कितने आउटकम्स होंगे टोटल आपके पास? 8 होंगे। HTH है आपके पास, और इसी तरह क्या THH, पहले टेल आया उसके बाद 2 हेड। तो ये आपने वो सारे कॉम्बिनेशन देख लिए, इसमें दो H और एक T है, फिर उसके बाद 2 T और एक H पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी पहले टेल हो, फिर टेल हो, फिर हेड हो, TTH हो, या THT हो आपके पास, या आपके पास HTT हो। ये 7 हो गए, और लास्ट आपके पास क्या होगा कि तीनों टेल्स हो। ये टोटल 8 आपके पास आउटकम्स है। जब आप 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करें या 3 कॉइन्स को वन आफ्टर अनदर टॉस करें, एक ही बात है, एक ही उससे सेम आपके आउटकम जनरेट होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S जो है वो आपके पास 8 है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर यू थ्रो 2 डाई टुगेदर, डाइस की जमा डाई, throwing 2 die together या throwing 2 die one after another, तो उसमें जो आउटकम्स होंगे आपके पास वो किस तरह होंगे? जब आप पहला डाई थ्रो करते हैं तो उसमें 1 से लेकर 6 तक कोई भी सर नंबर, 36 आउटकम्स होंगे। तो या तो पहले डाई पे 1 अपीयर हो, दूसरे डाई पे भी 1 अपीयर हो, तो उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख देंगे आप 1 1। पहले डाई पे 1, दूसरे डाई पे 1, फिर पहले डाई पर 1 अपीयर हो, दूसरे डाई पे 2 अपीयर हो, 1 2, इस तरह 1 3 1 4 1 5 कहां तक जाएंगे ये? सर ये कैसे पता लग रहा है कि 8 होंगे और 36 होंगे? आपके पास एक डाई है, तो उसमें कितने आउटकम्स नहीं, अपीयर इसके होते हैं? हम MCQs के अंदर भी तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाते थे। सर इसमें बस कुछ भी नहीं है कि इसमें सिर्फ सर आप सिर्फ पावर ले लें, मतलब आपने जितना पावर बोला ना लेना 3 होता है कॉइन्स, ना। तो नंबर ऑफ आउटकम्स, वो तो नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है कि अगर आपके पास जैसे यहाँ पे एक डाई में आपके पास जो है 2 आउटकम्स हैं, एक टॉस करने में 2 आउटकम्स है, तो 2 टॉस करने में जो आउटकम्स है वो कितना होगा? 2/2, 2 स्क्वायर, दैट इज 4। ठीक है, और अगर आप एक कॉइन को 3 दफा टॉस कर रहे हैं तो फिर उसमें नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके पास? 2 क्यूब, दैट इज 8। तो अगर उसको n टाइम्स आप एक कॉइन को n टाइम्स आप अगर टॉस करेंगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जनरेट होंगे NS, वो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा? 2 की पावर n। तो ये फॉर्मूला तो सिर्फ उसके लिए कि जब आप एक कॉइन को टॉस करें, लेकिन अब आ जाए इसमें, अब एक डाई आप थ्रो कर रहे हैं, तो अब एक डाई में कितने आउटकम्स होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 अगर टू आप द पावर n। 2 डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे तो कितने आउटकम जनरेट होंगे? 6 स्क्वायर, दैट इज 36। तो वो कौन कौन से, वो मैं इस तरह लिख के दिखा रहा हूँ, ये तो नंबर इनके हो गए। अब ये इनकी लिस्टिंग कर रहा हूँ, वो कौन कौन से हैं। मतलब 1 1 का मतलब क्या? पहले डाई पे 1 हो, दूसरे डाई पे 1 हो, फिर इसका 1 2, फिर 1 6 1 3 1 4 1 5 1 6। इसका और क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई पहले डाई पे 2 हो, दूसरे डाई पे 1 अपीयर हो, और या 2 अपीयर हो, पहले डाई पे भी 2 हो, दूसरे डाई पे भी 2 हो, इसका 2 3 2 4, ये कहां तक जाएगा आपके पास? 2 6 तक। ये आपके पास होगा 12। इस तरह 3 1 3 2 3 4 3 5, समझे ना आप? तो अगर आप लिखना चाहते हैं सब, मैं चले मैं दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद क्या है कि 3 1, पहले डाई पे 3, दूसरे डाई पे 1 हो, फिर 3 2, इसका टोटल 36 होंगे। 3 4 3 5 और लास्ट में 3 6। इसी तरह और आपके पास क्या है कि पहले डाई पे आपके पास 4 हो, दूसरे डाई पे 1 हो, 4 1
4 2 और इस तरह आपके पास लास्ट में जो है 4 6, इस तरह आपके पास 5 1 5 2। तो मतलब अगर आपको लिखना हो तो सारे लिखने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से आप जो है लिख दें, आपका टाइम बच जाएगा। उसी तरह लास्ट में क्या है 6 1 6 2 से 6 6 तक। तो ये आपके टोटल कितने आउटकम्स हैं 36। तो ये जो नंबर ऑफ आउटकम्स है एस में ये आपके पास है 36, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट आप समझ गए, आउटकम समझ गए, सैंपल स्पेस आप समझ गए, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। अब जो अगली जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो आपके पास है इवेंट। इवेंट इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो एक इवेंट वो चीज होती है जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, आप इंटरेस्टेड है कि हेड अपियर हो, तो हेड अपियर होना आपका इवेंट है। आप एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, आप इंटरेस्टेड है कि 6 अपियर हो, तो 6 अपियर होना आपका इवेंट है। तो इवेंट वो चीज है जिसमें आप इंटरेस्टेड है, और इवेंट जो होगा वो सैंपल स्पेस की सबसेट होगा। मतलब जिस चीज में भी आप इंटरेस्टेड है तो वो आउटकम्स जो होंगे वो सैंपल स्पेस ही में से उसमें आउटकम आएंगे। सैंपल स्पेस से बाहर तो आउटकम्स नहीं होंगे ना, आपकी जो सारी यूनिवर्स है वो सैंपल स्पेस है। तो हम इवेंट को इस तरह डिफाइन करते हैं, एन इवेंट is something in which we are interested. In which we are interested, जो अंडर स्टडी हो। सर आप ये सब कुछ पोस्ट कर देंगे LMS पे? हाँ, ये सब पोस्ट हो जाएगा, बेफिक्र रहिए, ये आपको लेक्चर पोस्ट हो जाएगा। और एन इवेंट, ये इसकी जो एक्यूरेट मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया, एन इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो इवेंट जो होता है ई, वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस की। ये सबसेट की नोटेशन है, ई इज ए सबसेट ऑफ एस, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर फर्ज करें आप जो है हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हैं, throwing 2 die टुगेदर या वन आफ्टर अनदर। तो अभी आप ऊपर देख चुके हैं कि आपके पास जो है 36 जो है वो आउटकम जनरेट हो रहे थे एच के, जो ऊपर मैं रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये 1 1 से लेकर ये 1 6 तक थे आपके पास, और फिर 6 1 से लेकर 6 6 तक थे आपके पास। ये आपके 36 आउटकम्स थे, ठीक है। अब फर्ज करें मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, मैं इवेंट, ये जो 2 नंबर्स अपियर होते हैं उनका सम जो हो वो 7 हो। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 7, ये मेरा इवेंट है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं। अगर मैं 2 डाई थ्रो करूं तो जो 2 नंबर्स अपियर हो उनका सम 7 हो, तो फिर अब वो कौन कौन से आउटकम्स होंगे जिनका सम 7 होगा, यानी एस में से वो कौन कौन से आउटकम है जिनका सम 7 होगा, तो वो आपके इवेंट ई में इंक्लूड होंगे। तो वो अगर 1 6 आएगा तो इसका सम 7 है, तो 1 6 आए। फिर 2 में आ जाए, 2 के साथ किस नंबर का सम जो है वो 7 होगा। 2 5 अपियर हो, 5 7 है। और आपके पास 3 4 सर 1/6 आएगा आई गेस। प्रोबेबिलिटी, अभी तो खैर हम प्रोबेबिलिटी पे नहीं जा रहे, अभी तो जब हम जस्ट इवेंट लिखेंगे और सैंपल स्पेस लिखेंगे, 3 4 हो, 4 3 हो, और आपके पास 5 2 हो और 6 1 हो, तो ये 6 आउटकम जो है इसके अंदर होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 6 आउटकम्स है, ठीक है। तो अब आ जाए, अब हमें क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई है, अब हमें जो भी हमारे इवेंट होते हैं तो ये हमें काउंट करना पड़ता है उसमें कितने आउटकम्स है। तो हर दफा काउंटिंग इतनी सिंपल नहीं होती जिस तरह यहाँ पर है आपके पास। तो फिर हमें टू काउंट द नंबर ऑफ आउटकम्स इन एनी इवेंट, या टू काउंट द नंबर ऑफ आउटकम्स इन सर एनी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगी। हाँ, प्रोबेबिलिटी आपके पास 6/36 1/6 आएगी। सर जैसे आपने ये इवेंट्स बनाए ब्रैकेट में कर लास्ट में इस तरह से बनाए, क्योंकि सर इसका दूसरा मेथड भी तो हो सकता है कि हम टेबुलर फॉर्म में बनाए और उसमें हम करके देखें जो हमें ज्यादा इजी लगे। आप आमतौर पे ये है कि अगर आप सैंपल स्पेस आप लिख लेते हैं ना, तो फिर आप उसी में से देख लेते हैं आपके इवेंट्स के मेंबर कौन से हैं।
तो मतलब ये सबसे बेसिक आपके पास मेथड है। अभी जब आप आगे जाएंगे ना, तो आगे फिर हम अपने इवेंट्स के मेंबर्स को लिखने के बजाय हम उनको काउंट करेंगे। वहां पे फिर इंपॉर्टेंट चीज यस होगी सर, उन्हें वही काउंट पूछ रहे हैं हम, तो यही वहां पे पूछ। फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी वहां पे, क्योंकि वो ओके। बहुत सारे होंगे ना। जैसे लेट से वो उनकी तादाद 216 है, तो अब वो सारे अगर आप लिस्ट करेंगे कोई फायदा नहीं, उसमें टाइम जाया होगा। तो वहां पे लिस्ट नहीं करेंगे बल्कि उन्हें काउंट करेंगे। तो ये तो क्योंकि अभी आप इनको लिस्ट कर सकते हैं, इनकी तादाद कम है, लेकिन आगे जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसमें हम उन्हें काउंट करेंगे। तो इसलिए हम काउंटिंग टेक्निक्स पढ़े, हम जस्ट हमें काउंट करने की जरूरत होगी ताकि फार्मूले में हम उनको यूज कर सकें, उनको लिस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो अब हम पढ़ते हैं काउंटिंग टेक्निक्स। तो यहाँ तक बात क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? यस सर। तो काउंटिंग टेक्निक्स वी नीड टू काउंट द we need to count the number of outcomes in an event. So we use counting techniques. तो अब इसमें जो काउंटिंग टेक्निक्स हैं आपके पास, मैं वन बाय वन आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपके पास जो है सबसे सिंपल काउंटिंग टेक्निक है एडिशन रूल। दूसरी काउंटिंग टेक्निक है मल्टीप्लिकेशन रूल। फिर हम और इनको जनरलाइज कर लेते हैं, फिर हम जाते हैं परम्यूटेशन पर। परम्यूटेशन है, फिर आपके पास साइक्लिक परम्यूटेशन है। अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक सर्किल में अरेंज करते हैं तो वहां पे आपको काउंट करने की जरूरत है, साइक्लिक परम्यूटेशन की जरूरत पड़ेगी। फिर है परम्यूटेशन विथ रिपीटेशन। ठीक है, फिर आपके पास है कॉम्बिनेशन। अब ये जो है ना, ये अब मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। तो सबसे मैं आसान से स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये आपके पास है एडिशन रूल। तो अब एडिशन रूल क्या है, किस तरह यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं? तो अब अगर आपके पास फर्ज करें कि आपके पास जो भी आपका आमतौर पे जो हमारा जो भी टास्क होता है या जो भी इवेंट हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें हम जो भी हमारी जॉब होती है उसको हम जो है डिवाइड कर सकते हैं एक से ज्यादा सब टास्क में। यानी आपका जो पूरा टास्क है इसको आप डिवाइड कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा सब टास्क में। तो अब हर सब टास्क में देखते हैं कि उसको काउंट करते हैं कि हर सब टास्क के अंदर जो है कितने मेंबर्स मौजूद है, उनकी काउंटिंग करते हैं। फिर उस काउंटिंग को यूज करके आप जो ओवरऑल जो पूरा आपका टास्क होता है, आप उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। तो अब बाज़ औक़ात आपको इस काम के लिए जब आप अपने टास्क को सब टास्क में डिवाइड करते हैं, तो बाज़ औक़ात आप एडिशन रूल यूज करते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए, और बाज़ औक़ात जो है आप मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करते हैं। तो आपको ये समझना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि कब एडिशन रूल लगेगा और कब आपके पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। ठीक है ना? तो अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ एडिशन रूल। तो अगर फर्ज करें कि आपके जो भी टास्क हैं या आपकी जो भी एक्टिविटी या जो आपके जो भी सब टास्क हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि ओनली वन कैन हैपन एट वन टाइम। अगर दो इवेंट्स एक साथ हैपन नहीं हो सकते तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि आज संडे है और आज मंडे है, तो अगर आज संडे है तो मंडे नहीं हो सकता, अगर आज मंडे है तो संडे नहीं हो सकता। तो ये दोनों इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। इनमें से कोई एक इवेंट होगा तो दूसरा नहीं होगा। दे कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हैं। Mutually exclusive events, such events which cannot happen at the same time, they are called mutually exclusive. Mutually exclusive event. तो ये इनकी डेफिनेशन है कि such events which cannot happen at the same time, which cannot happen simultaneously.
ये इवेंट्स जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जैसा एग्जांपल है कि एग्जांपल है कि टुडे इज संडे एंड टुडे इज मंडे। ये दो इवेंट्स हैं, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। अच्छा, अब इसी तरह मुझे बताएं वकील होना, कोई शख्स वकील है और कोई शख्स राइट हैंडेड है, ये दो इवेंट है, वकील होना और राइट हैंडेड होना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? नहीं है हो सर। नहीं है सकता है सर। नहीं है, क्योंकि एक वकील राइट हैंडेड हो सकता है और या हो भी एक राइट हैंडेड पर्सन वकील हो सकता है, एक ही बात है ना। यस मतलब सर। अगर हम जो वेन डायग्राम बना के दिखाते हैं, क्योंकि ये सेट्स है हमारे पास, तो हम रेक्टेंगल से अपने सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी यूनिवर्स है, और इसके अंदर जो इवेंट्स होते हैं ना उनको हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो इवेंट्स है आपके पास वो आपके सैंपल स्पेस का सबसेट होते हैं। तो जैसे अगर हम आमतौर पे एक से ज्यादा इवेंट्स है तो उनको हम ए और बी से डिनोट करते हैं, सेट के लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है आपके पास तो उनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, ये दो आपके पास इवेंट्स हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए एंड बी, तो इनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है। इसका मतलब है कि दे कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। तो सेट लैंग्वेज में जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं ना उनका इंटरसेक्शन नल सेट होता है। तो जैसे ए और बी में कोई कॉमन पार्ट नहीं है तो ये डिसजॉइंट इवेंट्स भी कहलाते हैं, दे कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। ऐसे इवेंट जिनका इंटरसेक्शन नल हो तो उन्हें कहते हैं वो डिसजॉइंट है। तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट। तो प्रोबेबिलिटी में डिसजॉइंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ठीक है। तो ये इनकी वेन डायग्राम जो होगी इस तरह की होगी। लेकिन अगर फर्ज करें ये आपके पास, ये आपको मैं वेन डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये आपके पास जो है लॉयर्स का सेट है और ये आपके पास राइट हैंडेड पर्सन्स का सेट है। और ये जो कॉमन पार्ट है ये वो लॉयर्स हैं जो राइट हैंडेड है या वो राइट हैंडेड पर्सन है जो लॉयर्स हैं। तो क्योंकि इनमें ये दोनों बातें, दोनों प्रॉपर्टीज एट द सेम टाइम पॉसिबल हो सकती है, तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये एल इंटरसेक्शन आर है विच इज नॉट ए नल सेट। तो जो इवेंट्स ओवरलैप करें, जो सेम टाइम हैपन हो सकते हैं, उनका इंटरसेक्शन नल सेट नहीं होगा, वो डिसजॉइंट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसी तरह बताया, आपकी क्लास में किसी कौन स्टूडेंट है अभी, किसी स्टूडेंट का नाम अभी जो बोल रहे थे, क्या नाम था उनका? आमिर नाम था, क्या नाम था? अच्छा, ये समझ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है? यस सर। तो अब फर्ज करें आपका जो टास्क है वो, यानी आपने जो जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हैं उसको आप दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को आप काउंट करते हैं कि वो कितने तरीकों से हैपन हो रहा है। तो फिर जो टोटल टास्क है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए आप जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में जो उनके नंबर्स निकाले थे उनको आप ऐड करेंगे, एडिशन रूल यूज करेंगे। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं उनमें हम एडिशन यूज करते हैं, याद रखें। एडिशन कहाँ पे यूज होती है? फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो जैसे मिसाल के तौर पे फर्ज करें, एक एग्जांपल आपके पास है कि you have you can go to place A where there are three picnic spots. Or you can go to a place A where there is 5 picnic spots. ठीक है, तो यानी आप फर्स्ट करें, आप ए प्लेस पर जाते हैं, वहां पे 3 पिकनिक स्पॉट्स हैं, आपके पास बी प्लेस पे जाते हैं, वहां पे 5 पिकनिक स्पॉट्स हैं। तो आपके पास कितनी चॉइसेस हैं किसी भी पिकनिक स्पॉट पे जाने की? तो ये सिंपली ये दोनों जो आपके पास इवेंट्स है ना, कि आप प्लेस ए पर जाएं या प्लेस बी पर जाएं। आप प्लेस ए पर एक वक्त में आप एक ही प्लेस पर जा सकते हैं, या तो आप प्लेस ए पर जाएं या आप प्लेस बी पर जाएं, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस जो है वो यू हैव 3 + 5, यहाँ पे आप एडिशन रूल यूज करेंगे तो यू हैव 7 चॉइसेस, सॉरी 8
सो जो टोटल नंबर ऑफ, तो इसमें हम कॉम्बिनेशन का भी तो वो लगा सकते हैं ना, वो जो हम लगाते हैं 3C1 वाला। वो बाद में देखेंगे, अभी देखें एडिशन Okay, और sir. मल्टीप्लिकेशन Sorry. रूल ही जो है ना, पहले आप ये सिंपल रूल समझ ले, बाद में फिर हम इन्हीं की स्ट्रक्चर के अंदर पैटर्न निकाल के हम परम्यूटेशन बना देंगे, कॉम्बिनेशन बना Yes, देंगे। sir. लेकिन ये जो सिंपल रूल है ना, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को यूज किए बगैर जो है इन रूल्स की मदद से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस जो हैं आपके पास वो हैं 3 + 5, दैट इज सर कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। 1 मिनट, कुछ अच्छा ठीक है। तो हम कब यूज करते हैं एडिशन रूल? वी यूज एडिशन रूल फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, ये तो मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया आपके पास। अब आ जाए, सेकंड है आपके पास दैट इज मल्टीप्लिकेशन रूल। ये एडिशन रूल हो गया, अब आ जाए मल्टीप्लिकेशन रूल। सर ये ब्रेक के बाद करवा दीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन रूल तो चलें फिर यहाँ पर जो है हम